Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English, and today the video what I am going to present before you is one of the most important scene of Merchant of Venice. This is Act 3 Scene 2 and this is the second part of Act 3 Scene 2. Particularly in this video I will describe from line number 75 to 150. In the first video on this particular scene we have already described about line number 1 to 75 and today we are from 75 to 150. So before going through this particular video of today, one must have to go through my first video. If he or she does so, it will help them to understand the chapter, understand the scene very clearly. So today I am going to describe from line number 75, but before starting this I just want to give you the recap of the previous part. Actually in the previous part we had seen that Bassanio had come to choose the casket and Portia has already allowed her to choose the casket. Now he was moving towards the casket, and ultimately when he goes towards the casket, goes near to the casket, he observes all the three caskets, gold, silver and lead, and what ultimately he results. Particularly हम लोग देखेंगे इस सीन में कि बेसेनियो आउटवर्ड सोज को नेग्लेक्ट करता है, यानी बाहरी सुंदरता को नेग्लेक्ट करता है, और उसके लिए उसने इसमें 6 एग्जाम्पल्स दिया है कि कोई व्यक्ति बाहरी सुंदरता पर को देखकर अगर किसी चीज़ को के लिए जजमेंट करता है तो जजमेंट रॉन्ग हो जाता है, उसका वो एग्जाम्पल्स दिया है. तो हम लोग यहाँ पर उसी एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने ओरिजिनली आज का क्लास में स्टार्ट करूँ, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अभी तक भी जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो इमीडिएटली से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारी इस पढ़ाई का लाभ मिल सके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. और आज का लाइन है बेसेनियो का स्टेटमेंट. बेसेनियो क्या कहता है? बेसेनियो एक्चुअली कहाँ है अभी? बेसेनियो के सामने है तीनों कास्केट, गोल्ड, सिल्वर और लीड. बेसेनियो को अलाउ कर दिया गया है कास्केट चूज़ करने के लिए. बेसेनियो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया है गोल्ड कास्केट के पास और कहता है सो मे द आउटवर्ड सोज बी लिस्ट देमसेल्फ. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आउटवर्ड सोज यानी बाहरी सुंदरता जो किसी चीज़ की होती है उसमें रियलिटी बहुत कम होती है, यानी जो चीज़ वास्तविक से में सुंदर दिखता है ऊपर से उस चीज़ में रियलिटी की बड़ी कमी होती है. द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट. और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया मतलब लोग, लोग आमतौर पर क्या होते हैं? दे आर डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट. वो ऑर्नामेंटल डेकोरेशन या ऑर्नामेंट का ब्यूटीफुलनेस से लोग क्या हो जाते हैं? डिसीव्ड मतलब चीटेड हो जाते हैं. अब इसी चीज़ को कि आउटर ब्यूटी यानी आउटर सुंदरता डिसिसिव होता है, इस चीज़ को उसने 6 एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव किया है. और इसमें पहला एग्जाम्पल्स है इन लॉ what please so tainted and corrupt but being seasoned to the gracious voice obscure the show of evil. कहता है कि जब कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा गुनाह कर लिया हो और जब उसका केस किसी कोर्ट में जाता है तो उसका केस चाहे जितना भी वो गलत काम क्यों न किया हो, जितना भी उसका जो यानी काम है उतना हेटफुल, सिनफुल यानी लॉ के अगेंस्ट में क्यों न हो, लेकिन उसको प्लीड करने वाला, उसको प्लेस करने वाला, जज के सामने प्लेस करने वाला लॉयर अगर अच्छा है तो अच्छे वॉइस से, अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है? अच्छे तरीके से उसकी गलती को ऑब्सक्योर मतलब छिपाया जा सकता है. तो ये पहला एग्जाम्पल था कि यदि कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा गुनाह कर ले तो उसको भी अच्छे से अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे से अच्छे यानी तर्कों के द्वारा उसके गुनाह को छिपाया जा सकता है. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू रिलीजन. फिर बेसेनियो कहता है कि रिलीजन के मामले में भी कुछ इसी तरह की बातें होती है. रिलीजन के मामले में क्या होता है? व्हाट डैम एरर बट सम सोबर ब्रो विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विथ ए
टेक्स्ट हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट। ये क्या कह रहा है कि यदि रिलीजन के मामले में व्हाट डैम एरर, चाहे जितना भी डैम एरर क्यों न हो, यानी जितना बड़ा से बड़ा गुनाह क्यों न हो, ए ग्रेट सिन, डैम एरर का मतलब है यहाँ पर ए ग्रेट सिन, चाहे जितना बड़ा से बड़ा पाप क्यों न हो, लेकिन सम सोबर ब्रो। अब सोबर ब्रो का क्या मतलब है यहाँ पर? सोबर का मतलब है सम पायस और रिलीजियस लुकिंग पर्सन, जो ऊपर से रिलीजियस दिखते हैं, अंदर में है नहीं क्योंकि उसने पाप किया है। तो बड़ा से बड़ा गुनाह किया, लेकिन ऊपर से बड़ा अच्छा सा दिखा रहा है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ। जिसको ये भी एबिलिटी है कि वो बाइबल से, गीता, रामायण, कुरान से वो उसको क्या कर सकता है, तो अपनी गलती पर पर्दा डाल सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी है, साधु संत महात्मा, जब खुद गलती कर लेता है तो अपनी गलती को क्या कर देता है, रिलीजियस टेक्स्ट से, यानी बाइबल से या गीता रामायण से लेकर, कुरान से लेकर, वो अपनी गलती को ढक देता है। कहता है कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है, मुझ पर ये नियम लागू नहीं होता। तो बड़ा से बड़ा पाप भी साधु संत महात्मा लोग अपनी गलती को छिपाने के लिए टेक्स्ट के द्वारा उसको, या रिलीजियस टेक्स्ट से उसको प्रूफ कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बेसेन्यू कहता है, देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट एज्यूम सम मार्क ऑफ वर्चू ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट। दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो ऊपर से सुंदर न दिखता हो, यानी जो बुराई होता है अंदर में, लेकिन ऊपर से वो बुराई हर समय क्या दिखता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। इसीलिए जो चीज़ भी सुंदर दिखे उसे बहुत ही सावधानी के साथ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब ये अपने थर्ड एग्जाम्पल पर चलता है और कहता है, हाउ मेनी कवर्ड्स हुज हार्ट्स आर ऑल एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड वेयर येट अपॉन देयर चिन्स द बियर्ड्स ऑफ हरक्यूलस एंड फ्रॉनिंग मार्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बड़े डरपोक होते हैं, अंदर से वो क्या हैं, डरपोक हैं, कवर्ड्स हैं। हुज हार्ट्स आर ऑल एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड, उनका हार्ट उतना ही कमज़ोर है जितना सैंड का बना हुआ सीढ़ी। सैंड से सीढ़ी नहीं बन सकती, तो सैंड का बना हुआ सीढ़ी जितना कमज़ोर होता है उतना ही कमज़ोर दिल है उस व्यक्ति का। लेकिन अपनी इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, अपने चिन्स के ऊपर वो द बियर्ड्स ऑफ हरक्यूलस के स्टाइल की दाढ़ी लगा लेता है और मार्स के जैसा हर समय फ्रॉनिंग लुक्स रखता है, गुस्से वाला लुक्स रखता है। यहाँ पर ये बात समझ लेना जरूरी है कि हरक्यूलस कौन था और मार्स कौन था। एक्चुअली हरक्यूलस वाज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ इन द क्लासिकल मैथोलॉजी, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है हरक्यूलस को। और जहाँ तक मार्स का सवाल है, ही वाज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। तो इस दोनों के बारे में, तो यदि हम किसी व्यक्ति को देखें, उसके दाढ़ी के स्टाइल को देखें जो हरक्यूलस और हरक्यूलस के जैसा है, जिसका लुक्स मार्स की तरफ फ्रॉनिंग है, गुस्सा वाला है, तो उस लुक्स को देखकर हम क्या करेंगे, अगर जजमेंट करें तो लगेगा कि आदमी बड़ा बहादुर है, लेकिन एक्चुअल में आदमी अंदर से क्या होता है, कवार्ड्स, डरपोक होता है। उसका दिल इतना कमज़ोर होता है जितना कि सैंड का बना हुआ स्टेयर्स। तो ये बाहरी आउटर लुक्स को इस तरह से यहाँ भी नेगलेक्ट करने की बात बेसेनियो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, हु इन वार्ड, उसी एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं, हु इन वार्ड सर्च्ड हैव लीवर्स वाइट एज मिल्क। अगर उस व्यक्ति के लीवर को अगर टेस्ट किया जाए तो उसका लीवर उतना ही वाइट होता है जितना कि मिल्क वाइट होता है। एक्चुअली एलिजाबेथन पीरियड के लोग लीवर्स के कलर के ऊपर उस आदमी की ब्रेवरी को मापते थे। मतलब जिसका लीवर जितना ज़्यादा रेड है उतना वैलिएंट है, उतना बहादुर है, और जिसका लीवर में रेडनेस कम है वो उतना कमज़ोर और डरपोक होता है। ये ब्लड के मामले में भी उसने यहाँ पर दिखाया था, और ये मोरक्को ने भी एक बार यहाँ पर ब्लड की बात की थी। एंड दीज एज्यूम बट वेलॉर्ड एक्सक्रीमेंट टू रेंडर देम रिडॉटेड। तो उसको अगर उसके लुक्स को देखकर अगर हम जजमेंट करें तो क्या होगा, हमारा जजमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये था इसका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल कहता है लुक ऑन ब्यूटी। ब्यूटीफुलनेस के मामले में भी इस तरह की बातें होती है। एंड यू शैल सी इट्स परचेज बाय द वेट। जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्यूटीफुलनेस को वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से मार्केट से यानी केमिस्ट के शॉप से खरीदा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स से मतलब है लुक ऑन ब्यूटी। एंड यू शैल सी इट इज़ परचेज बाय द वेट,
केमिस्ट की दुकान से वेट के हिसाब से इसे हम परचेज कर सकते हैं। व्हिच देयर इन वर्क्स ए मिरेकल इन नेचर, जो बहुत ही मिरेकुलसली हमारे फेस के ऊपर काम भी करता है, यानी अगली से अगली व्यक्ति को भी ब्यूटीफुल बना देता है। मेकिंग देम लाइटर दैट वी आर मोस्ट ऑफ इट, और जो व्यक्ति इसको जितना ज़्यादा यूज़ करता है वो व्यक्ति उतना लाइट हो जाता है, लाइटर हो जाता है। लाइट को यहाँ पर एज ए पन यूज़ किया गया है, तो लाइट का पन यहाँ पर क्या है, लाइट का एक मतलब होता है हल्का होना यानी लाइटर, दूसरा होता है वेट इन कैरेक्टर। सो लाइट वेट इन कैरेक्टर एंड लाइट वेटेड पर्सन, तो उसको उतना कमज़ोर व्यक्ति यानी लाइट वेटेड कैरेक्टर का व्यक्ति माना जाता है। तो इस एग्जाम्पल के बाद इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इस तरह से अगर कोई आदमी ऊपर के ब्यूटीफुलनेस जो कॉस्मेटिक से बनाया गया ब्यूटीफुलनेस है, जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, उसको देखकर अगर कोई आदमी जजमेंट करे तो उसका जजमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि सो आर दोज क्रिस्प स्नेकी गोल्डन लॉक्स which make such wanton gambles with the wind upon supposed fairness of a known to be the dowry of a second head। ये कहता है यहाँ पर कि गोल्डन लॉक्स, यानी लॉक्स का मतलब होता है बंच ऑफ हेयर, और गोल्डन, चूँकि गोल्ड कलर का इंग्लैंड की जो लेडीज होती है उनके बालों का कलर आमतौर पर गोल्डन कलर होता है। तो ये कहता है सो आर दोज क्रिस्प्ड स्नेकी गोल्डन लॉक्स। तो यहाँ पर क्रिस्प का मतलब क्या होता है, क्रिस्प का मतलब है कर्ली, और स्नेकी का मतलब क्या होता है, स्नेक की तरह जो घुमावदार है। तो जो स्नेक की तरह घुमावदार जो कर्ली उसका लॉक्स है, जो क्या करता है, विच मेक सच वांटन्स गेम्बल्स विद द विंड, जो हवा के झोंके से क्या हो जाता है, उसके फेस पर आ जाता है, तो और उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अपॉन सपोज फेयरनेस ऑफ ए नोन, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि जो गोल्डन लॉक्स उसके फेस पर पड़ा और उसकी सुंदरता को बना दिया, अच्छा कर दिया, वो उसका अपना हेयर है ही नहीं, उसने विग लगा रखी है। और ये क्या है, इट इज़ द डॉरी ऑफ ए सेकेंड हेड, ये दूसरे के माथे का दहेज है, यानी दान किया हुआ चीज़ है। और जिस माथे पर द स्कल दैट ब्रेड देम इन द सेपल्चर, और जिस माथे पर वो बाल ओरिजिनली उगे थे, वो माथा, वो स्कल कहाँ पर है, सेपल्चर में। सेपल्चर मतलब ग्रेव में है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर उसके उस ब्यूटीफुलनेस को देखकर अगर हम जजमेंट करें तो हमारा जजमेंट गलत हो जाएगा। दस ऑर्नामेंट इज बट द गिल्डेड सोर्ड टू ए मोर डेंजरस सी, और अगर हम किसी सुंदर समुद्र के किनारे को देखें तो वो हमें देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जैसे हम नीचे उतरते हैं वो बड़ा ही डेंजरस प्रूव होता है। तो यहाँ भी एक तरह से एक्सटर्नल अपीयरेंस डिसिसिव है। और ये अपने आखिरी एग्जाम्पल में, छठे एग्जाम्पल में कहता है द ब्यूटीएस स्कार्फ वेलिंग एन इंडियन ब्यूटी, जो इंडियन ब्यूटी होती हैं, यानी इंडियन जो लेडीज होती हैं, उनका कलर डार्क होता है। एक्चुअली एलिजाबेथन पीरियड के लोग वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, इसलिए ब्लैक कलर को एक तरह से अगली लुक्स के रूप में देखा जाता है। तो अगली लुक्स वाली जो इंडियन वुमेन हैं, एक्चुअली ये वेस्ट इंडियन वुमेन से है, नॉट इंडियन वुमेन। तो वहाँ पर तो जितनी भी वेस्ट इंडियन लेडी हैं वो ब्लैक कलर की हैं, और वो जो अपने ऊपर जो घूंघट या पर्दा डालती हैं वो बहुत सुंदर होता है। तो उस पर्दे को देखकर अगर जजमेंट करें तो लगेगा कि इसके अंदर जो लेडी है वो भी सुंदर होगी, लेकिन जैसे ही हम पर्दे को उठाते हैं तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की एक अगली लेडी भी हो सकती है। तो पर्दा को देखकर जजमेंट करना उस लेडी के बारे में गलत हो सकता है। इन ए वर्ड, मतलब शॉर्ट में अगर कहें तो द सीमिंग ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई हमें महसूस होती है, विच कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू इंट्रैप द वाइजेस्ट, तो वो जो हमें महसूस होता है, जो दिखाई दे रहा है, उस चीज़ को क्या करता है, तो वो जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो वाइज से वाइज पर्सन को भी, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी बाहरी सुंदरता वाली चीज़ इंट्रैप कर देता है, मतलब अपनी जाल में फांस लेता है। इसीलिए यहाँ पर ये कहता है, क्या कहता है, देयरफॉर द गॉडी गोल्ड, द गॉडी गोल्ड, गॉडी का मतलब होता है सोई, यूज सोई गोल्ड, मतलब ऊपर से दिखने वाला जो गोल्ड है उसको मैं क्या करता हूँ, द गोई गोल्ड, यस, क्या करूँगा, हार्ड फूड फॉर मिडास, जो मिडास के लिए हार्ड फूड है। यहाँ पर मिडास को भी डिस्क्राइब करना जरूरी है। एक्चुअली मिडास वाज ए ग्रीक किंग, ग्रीक का एक बहुत ही वेल्दी किंग था,
और इसने एक बार यानी ये इच्छा किया कि जिस चीज़ को छुए वो चीज़ सोना हो जाए, और उसके इच्छा को गॉड ने ग्रांट भी कर दिया। उसकी इच्छा को गॉड ने, डायनासोरस ने जो गॉड था उसको ब्लेसिंग्स दिया और उसकी इच्छा को ग्रांट कर दिया कि तुम जिस चीज़ को टच करोगे वो गोल्ड हो जाएगा। छूने लगा, हर चीज़ को छुआ, छूता गया, गोल्ड होता गया। अब शाम में जब आते आते वो थक गया और जब उसे भूख लगी तो खाने का सामान जब उसके पास आया और जैसे उसने छुआ वो भी सोने का हो गया। पीने का सामान जो पीने वाला था वो भी सोने का हो गया। तो अब न खा सकता था और न पी सकता था। तो फिर इसने उस गॉड से फिर से रिक्वेस्ट किया और फिर इसका जो पनिशमेंट था यानी वो ब्लेसिंग्स दिया था, गॉड उस ब्लेसिंग को वापस ले लिया। तो ये कहता है कि ये गोल्ड जो हार्ड फूड है मिडास के लिए, ये गोल्ड जो गॉडी है मतलब सोई है, मैं इसे चूज नहीं करूँगा। आई विल नन ऑफ दी, मैं इसे चूज नहीं करूँगा। फिर ये कहता है नॉर नन ऑफ दी। अब वो सिल्वर की तरफ, तो गोल्ड को रिजेक्ट कर दिया उसने, क्योंकि गोल्ड को किसके कारण से सोई होता है, इसमें एक्सटर्नल लुक्स ज़्यादा होता है और आमतौर पर एक्सटर्नल लुक्स वाली चीज़ें इंटरनली वो क्या होता है वैसा नहीं होता जितना कि ऊपर से वो दिखता है, वो शो ज़्यादा करता है और इंटरनली उसकी वीकनेसेज होती है। तो इसने गोल्ड को रिजेक्ट किया। फिर ये कहता है नॉर नन ऑफ दी, तुम्हें भी नहीं, सिल्वर से कह रहा है नॉर नन ऑफ दी मतलब यू, तुम्हें भी नहीं, द पेल एंड कॉमन ड्रज बिकॉज यू आर ए कॉमन, ड्रज का मतलब स्लेव, यू आर जस्ट लाइक ए कॉमन स्लेव, एक गुलाम की तरह हो। उस एक्चुअली उस टाइम में सिल्वर का कॉइन चलता था, तो कहता है कि तुम जो हो वो एक क्या हो यहाँ पर, तो एक तरह से यानी कॉमन ड्रज हो, यानी कॉमन स्लेव की तरह, आदमी के हाथ का एक गुलाम हो, इसलिए तुम्हें भी नहीं, बिटवीन मैन एंड मैन, बट दाओ, तो दो को रिजेक्ट कर दिया। तीसरा बट दाओ, लेकिन तुमको मतलब यहाँ पर कह रहा है लीड कास्केट से, द मीगर लीड, मीगर का मतलब अनअट्रैक्टिव लीड, तुमको मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्यों? व्हिच रैदर थ्रेटनेस्ट देन डॉस्ट प्रॉमिस आउट, क्योंकि तुम थ्रेट ज़्यादा कर रहे हो और प्रॉमिस कम कर रहे हो, थ्रेट ज़्यादा कर रहे हो और प्रॉमिस कम कर रहे हो, यानी तुम्हारे ऊपर जो इनग्रेविंग्स है वो बहुत ही ब्लंट है, वो जो बोल रहा है वो फ्रिक्वेंटली बोल रहा है, लेकिन तुम प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ ज़्यादा मुझे पसंद है जो क्लियरली मुझे बोल दे। तो द पेलनेस मूव्स मी मोर देन इलोक्वेंस, तुम्हारा पेलनेस, पेलनेस का मतलब यहाँ ब्लंट मैसेज, इलोक्वेंस से यानी बड़ी बड़ी बात करने वाले से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। एंड हेयर चूज आई, और इस तरह से मैं इस कास्केट को चूज करता हूँ, एंड जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, और मैं देखता हूँ कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पर कहता है जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस मीन्स आई विश फॉर बेटर और जॉयफुल रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। अब इसको यहाँ पर वो सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद अब देखता है यहाँ पर पोर्सिया क्या कहती है। सिलेक्ट तो हो गया, सिलेक्ट उसने कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि वो गोल्ड कास्केट को क्यों रिजेक्ट किया, सिल्वर को क्यों रिजेक्ट किया और लीड को क्यों चूज़ किया, इसका कारण हमें समझना ज़रूरी होता है। अब पोर्सिया को जैसे ही ये लगा कि उसने कास्केट को चूज़ कर लिया है, गोल्ड कास्केट को, देखते हैं पोर्सिया को तो एक्चुअली मालूम है कि किस कास्केट में उसका पिक्चर है, इसीलिए उसका रिएक्शन देखते हैं। पोर्सिया कहती है हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्लीड टू एयर, जैसे ही उसने गोल्ड कास्केट को चूज़ किया, ये कहती है यहाँ पर कि मेरे जितने भी पैशंस थे, जितने भी डॉट्स थे, वो सब क्या हो गए, फ्लीट टू एयर, हवा में फ्लीट हो गया, मतलब इवॉपरेट हो गया। एज डॉटफुल थाट्स एंड रैश एम्ब्रेस्ड डिस्पेयर, मेरे सारे के सारे डॉटफुल थाट्स, डॉटफुल थाट का मतलब है डॉटफुल फीलिंग्स, रैश एम्ब्रेस्ड मतलब रैशली कॉन्सेप्ट, डिस्पेयर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। तो मेरे अंदर जो रैशली कॉन्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट था, मेरे मन के अंदर जो एक तरह से डॉटफुल फीलिंग्स था, एक सडनिंग फियर जो हर समय डराने, एक डर जैसा चीज़ बना होता था, एंड ग्रीन आइड जेलसी, और इतना ही नहीं बल्कि ग्रीन आइड जेलसी जो मेरे अंदर थी। ग्रीन आइड जेलसी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ग्रीन आइड जेलसी का मतलब है कि एक्चुअली ग्रीन कलर जो होता है वो जेलसी के लिए यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर अभी भी हम लोगों में भी ये देखा जाता है कि जिस आदमी के आँख में ग्रीन कलर होता है वो व्यक्ति आमतौर पर जेलस होता है। सो जेलसी इज़ पर्सोनिफाइड हेयर,
यहाँ पर जेलसी को पर्सनिफाइड किया गया है और ये कहा गया है टू बी ए मॉन्स्टर विद ग्रीन आइज, ए मॉन्स्टर विद ग्रीन आइज। तो ये सारे के सारे यानी मेरे जो अंदर डॉट्स थे, मेरे अंदर जो एक डर था, मेरे अंदर जो एक ग्रीन आइड जेलसी थी, वो सब का सब क्या हो गया, गायब हो गया, फ्लिट टू एयर। ओ लव बी मॉडरेट, मेरे ऊपर सिर्फ अभी प्यार की वर्षा हो रही है। बी मॉडरेट, एलाई द एक्सटेसी, एलाई का मतलब होता है डिमिनिश, एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है उसको ओ गॉड थोड़ा सा कम करो। इन मेजर रेन द जॉय, क्योंकि तुम मेरे ऊपर जो खुशी की बारिश कर दी है उसको थोड़ा सा क्या कर दो, मेजर कर दो। मेजर का मतलब यहाँ होगा मॉडरेशन, माने कम करना, कम कर दो। एंड स्कांट दिस एक्सेस, ये जो एक्सेस है, एक्सेस जॉय की वर्षा तुम मेरे ऊपर करो, इसको तुम क्या करो, काउंट कर दो, मतलब रिस्ट्रेन कर दो। आई फील सो मच दैट ब्लेसिंग्स मेक इट लेस, मैं तुम्हारे ब्लेसिंग्स को महसूस कर रही हूँ कि मेरे ऊपर तुम्हारा जो ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है उसको महसूस कर रही हूँ। मेक इट लेस, लेकिन इसको थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि फॉर फियर आई सरफिट, मुझे डर है कि इतनी बड़ी खुशी, अगर एक साथ इतनी खुशी की बारिश मेरे ऊपर हो जाएगी तो शायद मैं क्या हो जाऊंगा, सरफिट, मतलब मैं फेंटेड हो सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर इसके मन की खुशी, पोर्सिया को ये जानने के बाद कि बेसेनियो ने राइट कास्केट चूज़ कर लिया है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और इतनी खुशी कि शायद उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और गॉड से उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को, उस प्लेजर को, उस जॉय को कम करने के लिए कह रही है। अब बेसेनियो यहाँ पर इस कास्केट को ओपन करता है, कहता है व्हाट फाइंड अ हेयर, जैसे ही उसको खोलता है और खोलने के साथ ही कहता है व्हाट फाइंड अ हेयर, क्या है इसके अंदर, फेयर पोर्सियाज काउंटरफिट, अरे इसके अंदर तो ब्यूटीफुल पोर्सिया का इमेज है, ब्यूटीफुल पोर्सिया का पिक्चर है। व्हाट डेमी गॉड हैथ कम सो नियर क्रिएशन, व्हाट डेमी गॉड, जिस व्यक्ति ने ये पिक्चर बनाया है, एक्चुअली हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस वक्त का ड्रामा लिखा गया है आज से 400 साल पहले का लगभग, तो उस वक्त में ऐसा कोई कैमरा नहीं था कि पिक्चर लिया जाता। वहाँ पर क्या होता था, तो इमेज पेंटिंग की जाती थी। तो पेंटिंग ही यहाँ पर है। पेंटिंग क्या हुआ, पोर्सिया का इमेज है। ये कहता है कि वो पेंटर जिसने इसके पिक्चर को पेंट किया है, दैट वेरी पर्सन मस्ट बी ए डेमी गॉड। डेमी गॉड का मतलब है सेमी गॉड, सेमी गॉड का मतलब हाफ गॉड। वो एक हेवनली पर्सन रहा होगा, तभी उसने ऐसा पिक्चर पेंट किया होगा जो कैसा है, हैथ कम सो नियर क्रिएशन, जो ओरिजिनल क्रिएशन के लगभग बराबर है, ओरिजिनल क्रिएशन के जैसा ही लगता है। मूव दीज आइज, अरे मैं देख रहा हूँ कि इस पिक्चर में जो आंखें हैं पोर्सिया की वो मूव कर रही है। पोर्सिया की सुंदरता को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है बेसेनियो और कहता है कि मूव दीज आइज, बेसेनियो की आंखें मूव कर रही है। और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड सीम दे इन मोशन, लेकिन क्या यह संभव है कि पिक्चर में कोई किसी की आंखें मूव करेगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखों में बेसेनियो है, मेरे आई बॉल पर बेसेनियो है, और जैसे जैसे मेरा आई बॉल घूमता है वैसे वैसे मुझे वहाँ पर उसका चेहरा, बेसेनियो का जो आँख है वो घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कहता है हेयर आर सेवर्ड लिप्स। अब यहाँ पर बेसेनियो पोर्सिया की ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब करता है और कहता है, यहाँ पर बेसेनियो कहता है हेयर आर सेवर्ड लिप्स। बेसेनियो डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुलनेस ऑफ पोर्सिया एंड ही सेज हियर दैट ही हैज सेवर्ड लिप्स। सेवर्ड लिप्स का मतलब सेपरेटेड लिप्स, उसके दोनों लिप्स सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, और पार्टेड शुगर ब्रीथ। अब इसने सबसे जो नज़दीकी दोस्त किसी चीज़ का होता है वह दोनों लिप्स, ऊपर और नीचे का लिप्स। इससे ज़्यादा दोस्ती किसी में नहीं हो सकती, लेकिन इस दोनों लिप्स को भी पार्ट किया गया है, अलग अलग है दोनों। किसने पार्ट कर दिया? शुगर ब्रीथ। शुगर ब्रीथ का मतलब स्वीट ब्रीदिंग ने दोनों लिप्स को पार्ट कर दिया है। सो स्वीट ए बार शुड सेंडर सच स्वीट फ्रेंड, और ऐसे स्वीट फ्रेंड्स को, दोनों लिप्स को बोला गया स्वीट फ्रेंड्स, इसको कोई ऐसा स्वीट चीज़ ही अलग कर सकता है। हेयर इज़ हर हेयर्स, तो उसके यहाँ पर लिप्स को डिस्क्राइब किया। दूसरा चीज़ कहता है यहाँ पर हेयर इज़ हर हेयर्स, और यहाँ पर अब उसके हेयर्स हैं। हेयर्स मतलब उसके बालों की तारीफ कर रहा है और कहता है द पेंटर प्लेस द स्पाइडर, द पेंटर हु हैज़ पेंटेड द हेयर ऑफ पोर्सिया हैज़ बीन वोवन बाय हिम जस्ट लाइक ए स्पाइडर weaves the nets।
तो जैसे कोई स्पाइडर अपना जाल बुनता है, वैसे ही इस पेंटर ने एक एक तरह से एक एक पार्ट को इस तरह से बनाया है कि ब्यूटीफुल। उसका जो हेयर लगता है पोर्सिया का बहुत ही सुंदर है। एंड हैथ वोवन ए गोल्डन मेश टू इंट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन। और इसके बाल इतने सुंदर हैं कि किसी भी इंसान के दिल को वो इंट्रैप कर ले, उसको जाल में फांस ले। तो ये कहता है यहाँ पर कि फास्टर द नेट्स इन कोबवेब्स। जैसे मकड़े के द्वारा बनाए गए जाल में कोई दूसरा जो इंसेक्ट होता है फंस जाता है, तो जितना जल्दी इंसेक्ट फंस जाता है मकड़े के द्वारा बनाए गए उस जाल में, उससे भी जल्दी पोर्सिया के सुंदर बालों में किसी इंसान का दिल फंस सकता है। इतनी सुंदर इसके बाल हैं। बट हर आइज, अब इसकी जरा आंखों को देखो। यहाँ पर ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब किया गया है। बेसेनियो पूरी तरह से पोर्सिया के पिक्चर को देखकर पोर्सिया की ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब करता है। कहता है इसकी आंखें तो देखो। बट आइज, हाउ कुड ही सी टू डू देम, हाउ कुड ही का मतलब यहाँ पेंटर से है कि पेंटर को दिखाई कैसे दिया, जो उसने इतना सुंदर आंख बना दिया। पेंटर को दिखाई कैसे दिया जितना सुंदर आंख बना दिया। Having made one, methinks it should have power to steal both। क्योंकि जब उस पेंटर ने पोर्सिया के एक आंख को बनाया होगा तो उस आंख से इतनी चमक निकली होगी कि उस चमक से पोर्सिया का पेंटर का दोनों आंख अंधा हो गया होगा। तो फिर उसने दूसरा आंख बनाया कैसे होगा। Yet look how far the substance of my praise doth wrong this shadow। मैंने अभी तक जितनी भी तारीफ की है इस पिक्चर की, मुझे लगता है कि एक्चुअल में ये पिक्चर इतनी सुंदर है कि उस पिक्चर की सुंदरता का आधा भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सका। मतलब मेरी ये तारीफ पिक्चर की सुंदरता की आधी है। यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, हाउ फॉर द सब्सटेंस ऑफ माई प्रेज डॉथ रॉन्ग दिस शैडो। यानी जो तारीफ मैंने की है इस पिक्चर की, वो तारीफ पर्याप्त नहीं है। इन अंडरप्राइजिंग इट, so far this shadow doth limp behind the substance। और जितनी सुंदर पोर्सिया है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा ये पिक्चर नहीं है। मतलब क्या करें, जो तारीफ मैंने की है वो इस पिक्चर के मुकाबले बहुत कम है, और जितना सुंदर ये पिक्चर है वो पोर्सिया के मुकाबले बहुत ही कम है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोर्सिया कितनी सुंदर होगी। नाउ बेसेनियो क्या करता है, कहता है हेयर इज़ द स्क्रॉल। अब मैं स्क्रॉल को देखता हूँ। स्क्रॉल का मतलब होता है पीस ऑफ फोल्डेड पेपर, जो हम लोग आगे भी देख चुके हैं, जो यहाँ पर एरोगन के साथ भी था और मोरक्को के साथ भी था। कहता है यहाँ पर देखते हैं, द कॉन्टिनेंट एंड समरी ऑफ माई फॉर्चून। इसमें लिखा होगा मेरे नसीब का, मेरे फॉर्चून का समरी क्या है, मतलब मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। ये इसको पढ़ता है और देखते हैं यहाँ पर भी, जैसे एरोगन में भी और मोरक्को में भी स्क्रॉल था, यहाँ भी स्क्रॉल है। कहता है यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू। इसमें लिखा हुआ है कि चूँकि तुमने एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर कास्केट चूज नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारा चांस फेयर है और तुमने सही कास्केट चूज किया है। सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स ऑन यू, अगर तुमने सही कास्केट चूज कर ही लिया है तो सारा का सारा जो फॉर्चून है, नसीब है, अब उसका द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स टू यू सो बी कॉन्टेंट। अब चूँकि तुम्हें इतनी बड़ी नसीब मिली है, सो बी कॉन्टेंट, तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। एंड सीक नो न्यू, और किसी नए नसीब की और कोई तलाश यानी कोई ज़रूरत अब तुम्हारे लिए नहीं है। इफ़ यू आर वेल प्लेज्ड विद दिस, जो नसीब तुम्हें मिला है पोर्सिया के रूप में, अगर तुम इससे प्लीज्ड हो, सेटिस्फाइड हो, तो एंड होल्ड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस, और अपने नसीब को इसके साथ तुम जोड़ना चाहते हो, तो क्या करना है, टर्न यू वेयर योर लेडी इज, तुम उस तरफ मुड़ जाओ जिस तरफ तुम्हारी लेडी है, यानी जिस तरफ पोर्सिया है। एंड क्लेम हर विथ ए लविंग किस, और वहाँ पर जाकर उसको किस करो और किस करके उसके ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करो। सो दीज लाइन्स आर रिटन इन द स्क्रॉल व्हाट बेसेनियो हैज़ रेड। कहता है बेसेनियो ए जेंटल स्क्रॉल। वाह क्या सुंदर रिटन स्क्रॉल है ये, फेयर लेडी बाय योर लीव। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और पोर्सिया को किस कर लेता है। कहता है बाय योर लीव मीन्स बाय योर परमिशन, उसको किस कर लेता है।
आई कम बाय नोट, और ये भी क्लियर कर देता है कि मैंने जो तुम्हें किस किया है वो अकॉर्डिंग टू द नोट, अकॉर्डिंग टू द स्क्रॉल, जो स्क्रॉल में लिखा हुआ था उसी आधार पर मैंने तुम्हें किस किया है। इसमें लिखा हुआ था टू गिव एंड टू रिसीव, किस करना भी है और किस लेना भी है। सो लाइक वन ऑफ द टू, इसीलिए मैंने किया है। अब कहता है लाइक वन ऑफ द टू, नाउ बेसेनो इज डिस्क्राइबिंग हिज प्रेजेंट कंडीशन, और कहता है लाइक वन ऑफ टू कॉन्टेंडिंग इन ए प्राइज, जैसे दो कॉन्टेंडर यानी दो कॉम्पिटिटर आपस में किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेता है और एक कॉम्पिटिटर जब जीत जाता है तो उसके लिए तारीफ़ की जाती है, दर्शक जो होता है उसकी तारीफ़ में तालियां बजाते हैं। लेकिन उस जीतने वाले का हाल क्या रहता है, देखते हैं क्या कहता है। लाइक वन ऑफ द टू कॉन्टेंडिंग इन ए प्राइज, इसमें कहते हैं मेरा कंडीशन उस जीतने वाले प्रतियोगी की तरह है जो किसी कंपटीशन में भाग लेता है, और दैट थिंग्स ही हैव डन वेल इन पीपल्स आइज, लोग उसके लिए तारीफ़ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लगता है उसे कि उसने लोगों की नज़र में अच्छा किया है। वो एप्लॉज को सुनकर, उसकी तालियों को सुनकर, उनके यूनिवर्सल शाउटिंग को सुनकर उनका स्पिरिट एक्साइटेड हो जाता है। गिड्डी का मतलब होता है एक्साइटमेंट। स्टिल गेजिंग, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या होता है, उनके मन में एक डाउट होता है। स्टिल गेजिंग, फिर भी आंखें फाड़ फाड़ कर डाउट के साथ वो देखता रहता है वेदर दोज पिल्स ऑफ प्रेज बी हिज और नॉट, कि ये जो तारीफ हो रही है, ये पिल्स ऑफ प्रेज का मतलब होता है शॉर्ट्स ऑफ अप्लॉज, ये जो अप्लॉज यानी तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है उसके लिए जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए लगाए जा रहे हैं या किसी और के लिए, डाउटफुल। इसीलिए सो थ्राइस फेयर लेडी, थ्राइस फेयर लेडी इज रेफर टू पोर्सिया, और पोर्सिया से कहते हो ब्यूटीफुल लेडी। स्टैंड आई इवन सो, मेरा भी हाल उसी कॉन्टेंडर की तरह है, उसी कॉम्पिटिटर की तरह है। इवन सो एज डाउटफुल वेदर व्हाट आई सी बी ट्रू, क्योंकि मुझे इस बात का डाउट है कि जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है वो चीज़ सही है या सही नहीं है, और मुझे तब तक मेरे अंदर ये डाउट रहेगा अनटिल कन्फर्म्ड साइंड रेटिफाइड बाय यू, जब तक तुम इसको कन्फर्म नहीं कर देते, जब तक तुम इसको पूरी तरह से यानी इसको साइन नहीं कर देते, जब तक तुम कन्फर्म नहीं कर देते, अप्रूव नहीं कर देते, तब तक ये डाउट क्या होगा, मेरे अंदर बना रहेगा। तो यहाँ पर उसने कास्केट तो चूज कर ही लिया है। अब देखते हैं, और बेसेनियो का जो हाल है उसने अपने हाल को डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके बाद का जो पार्ट है उस पार्ट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में नहीं चाहता कि ये बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लाइंस भी है। पोर्सिया और बेसेनियो का स्टेटमेंट काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है और काफ़ी हार्ड भी है, तो एक ही साथ अगर पूरा स्टूडेंट के सामने रखा जाए तो शायद उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसे बार बार पार्ट किया है। यहाँ पर मैं इसको 4 पार्ट में कंप्लीट करूँगा इसको, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। तो इसके बाद पोर्सिया का जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का पार्ट जहाँ तक मैंने किया है अप टू लाइन नंबर 151 तक, तो पूरी तरह से तुम्हें क्लियर हो चुका है, और इस तरह से मेरा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा। सो थैंक यू वेरी मच।